स्पिरिचुअल सोशल लीगल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने देखा पिछली 2 वीडियोस, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे न्याय का मंदिर, न्यायपालिका जो है अन्याय के भागीदार हो जाते हैं। तो आइए देखो, यहाँ पर अब हम आज की तारीख में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, रिट पिटीशन है 1065/2014। ये मैं रीड आउट करती हूँ और फिर हम इसमें देखें कि इस ऑर्डर में क्या शुभ और क्या अशुभ रहा प्लेंटिफ के लिए। हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज के सुना गया। दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर फॉर क्वैशिंग द ऑर्डर डेटेड 28/4/2014, 28/4/2014, passed by the first additional district and session judge Roorkee, District Haridwar, and civil appeal number 15 of the 2014, by which the application number 5GA of the petitioner has been rejected. It is very clear, ये रेफरेंस है कि पिटिशनर ने जो है एक अपनी रिट डाली है जो कि अपील में जो ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट डाली है। तो अपील जैसे कि आप जानते हैं कि एडिशनल जज क्या होती है और उसके बाद में जो है आगे हाई कोर्ट में। Respondent नंबर 2 और 4 instituted civil suit bearing OS number 97 of 2010 in the Court of Additional Civil Judge, Senior Division, Roorkee for permanent injunction. अब ये रेफरेंस आ जाता है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 हैं उन्होंने जो है इंस्टीट्यूट किया है, 97 लॉकर नंबर था, उस पे 2010 में एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन रुड़की में एक केस डाला था लॉकर नंबर 97 को लेकर के परमानेंट इंजंक्शन के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इस ऑर्डर में ये है कि यहां पर सिर्फ 2 ही वकील साहब के नाम लिखे गए हैं, एक जो पिटिशनर है उसका है और एक जो बैंक है, SBI बैंक IIT रुड़की के अंदर है। उसमें प्रोफेसर PS मनेसर का एक लॉकर था अपनी वाइफ के साथ में, तो उसके ऊपर ये केस। जबकि इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 के कोई कौन वकील साहब हैं यहां पर मेंशन नहीं है, उनका भी एक वकील साहब होने चाहिए थे। आइए एक ये पॉइंट। अब आगे, the said suit was decreed on 27/3/2014 and the direction was issued to the respondent bank not to prevent the plaintiff, respondent number 4, from operating locker number 79 on working days. Sorry. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो 27 मार्च 2014 को जो सीनियर डिवीजन का जो डिक्री हुआ उसमें ये हिदायत दी गई कि बैंक जो है रेस्पोंडेंट नंबर 4 को जो है डेली जो वर्किंग डेज हैं उनमें लॉकर ऑपरेट करने के लिए मना नहीं करेंगे। बी वेरी पर्टिकुलर, ऑपरेट करने के लिए मना नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है आगे मैं बताती हूँ, डिस्कस करते हैं। ये जो इसमें लिखा गया है उसके आगे, दिस ऑर्डर वॉज नॉट चैलेंज्ड बाय एनीवन एंड इट अटेन्ड फाइनलिटी, कि ये ऑर्डर जो है किसी के द्वारा चैलेंज नहीं हुआ। अब दोस्तों 2 अप्रैल को 27 मार्च 2014 का ये ऑर्डर है और 2 अप्रैल 2014 को ही अपील हो जाती है इसी ऑर्डर के खिलाफ। तो क्या अपील और चैलेंज, इससे यह क्लियर हुआ कि अपील और चैलेंज अलग अलग चीजें। अब यहां चैलेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? पिटिशनर के वकील साहब। उन्होंने क्यों नहीं बताया पिटिशनर को कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे? उन्होंने पिटिशनर को बताया भाई अपील डाल देते हैं, तो अपील डाल दी गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? यहां ऑर्डर में यह कहा गया क्योंकि चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए वह जो फाइनलिटी को हुआ। क्यों? जब अपील पेंडिंग है, अपील कंसीडर हुई, अपील कैंसिल नहीं हुई है, अपील कंसीडर हुई है, अपील पेंडिंग है, तो क्या वह ऑर्डर वैल्यूएबल है, फंक्शनल है? आई
ये सोचने की बात है, विचारणीय है। उसके बाद में है देयर आफ्टर द पिटिशनर फाइल्ड अनदर सूट bearing OS number 105 of the 2012 for a direction in the respondent bank to permit him to operate the locker number 17. फिर से रिपीट करूंगी, मतलब 2014 27 मार्च 2014 को ऑर्डर हो गया देयर आफ्टर। फ्रेंड्स, देयर आफ्टर का क्या मतलब है? हो सकता है मेरी अंग्रेजी कमजोर हो, तो आप सोचें। मेरे हिसाब से देयर आफ्टर द पिटिशनर फाइल्ड अनदर सूट, 2014 मार्च 27 मार्च 2014 के बाद 2012 का केस कैसे फाइल हो सकता है? तो इसे क्या कहेंगे? और ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है 2014 के बदले 2012 हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। इट इज वेरी क्लियर, देयर आफ्टर द पिटिशनर फाइल्ड अनदर सूट बीइंग ओएस नंबर दिस। इस ऑर्डर आने के बाद फाइल नहीं किया गया है, ये दूसरी मिस्टेक। आगे, द सेड सूट वाज डिसमिस्ड ऑन द 27/3/2014। यह सूट भी जो है 2014 को डिसमिस कर दिया गया, और जो डिक्री के लिए उन्होंने मांगा था रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 ने, उसको जो है डिक्री कर दिया गया। ठीक है, अब पिटिशनर का केस खारिज हो गया, उसका और पहले जो डिक्री हुआ उस केस में पिटिशनर को जो है पार्टी नहीं बनाया गया था इंटेंशनली, क्योंकि जो महिला है प्रोफेसर पीएस पनेसर की वाइफ है प्रेम पनेसर, वह है स्टेप मदर है, इसलिए उन्होंने असली बेटे को जो है उसमें पार्टी भी नहीं बनाया और सीधे जाकर के जो है सिर्फ बैंक के खिलाफ, जो जहां पे लॉकर सील्ड था, जो कि बेटे के लीगल नोटिस पर ही सील हुआ था, उसके अगेंस्ट वो केस डाल देती है, लेकिन बेटे को उसमें पार्टी नहीं बनाती, जिसकी की एक रिट भी डाली गई, वह भी हाई कोर्ट में डाली गई, उसका फिर डिस्कस करेंगे। आइए अभी हम इसकी बात करते हैं कि जो डिक्री ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट अपील हुई, और साथ में ही प्लेंटिफ ने, पिटिशनर ने जो है हाई कोर्ट में रिट भी डाली कि साहब नीचे का जो ऑर्डर है उसे स्टे कर दें, ताकि लॉकर ना खुल पाए, मेरा नुकसान ना हो पाए, जो मेरा सामान मेरी पत्नी का सामान स्त्री धन लॉकर में रखा हुआ है वह गायब ना हो जाए, इसलिए लॉकर को सील ही रहने दीजिए जब तक अपील फाइनलाइज नहीं होती। इसके लिए यह रिट डाली गई। उसके बाद में द पिटिशनर फाइल्ड अपील बियरिंग दिस सेशन जज रुड़की ऑन 2/4/2014। यह भी इसमें बताया गया कि हाँ 2/4/2014 को अपील डाली गई पिटिशनर द्वारा, जो कि एक लीगल ऑप्शन है। या तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता, जो कि पिटिशनर के वकील साहब ने नहीं कहा, और उन्होंने कहा हम अपील में जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ, और अपील में वो गया पिटिशनर। अलोंग विद द सेड अपील, स्टे एप्लीकेशन नंबर 5GA वाज आल्सो फाइल्ड। जैसा कि पहले भी हुआ, पहले लोअर कोर्ट में जो केस था वहां पर भी 5GA कहा गया कि भाई स्टे रहे, और उसके बाद अपील में भी पिटिशनर के वकील साहब ने, लर्नेड काउंसिल ने कहा कि साहब स्टे लगाए रखिए, लॉकर को सील ही रहने दीजिए, नहीं तो मेरे पिटिशनर का नुकसान हो जाएगा। On 2/4/2014, the counsel for the petitioner did not press the said stay application and he did not argue the same. दोस्तों, ये बात हाई कोर्ट के नोटिस में कैसे आई? ये बात हाई कोर्ट ने कैसे ऑब्जर्व करी, किस बिहाफ पर ऑब्जर्व करी कि 2/4/2014 को जब अपील डाली गई तो पिटिशनर के वकील साहब ने स्टे के लिए प्रेस नहीं किया। और दोस्तों, ये प्रेस का क्या मतलब है? क्या हमारे न्याय में, जुडिशियल सिस्टम में प्रेशर देने का कोई शब्दावली होनी चाहिए? क्या वह विचारणीय है, और किस प्रकार का प्रेशर? इसमें साफ लिखा हुआ है, on 2/4/2014 the counsel for the petitioner did not press the said stay application and he did not argue the same, कि उसको आर्ग्यू भी नहीं किया। तो क्या समझा जाए कि जो पिटिशनर के लॉयर हैं, वकील हैं, वह इनकम्पिटेंट लॉयर हैं। वो जिस चीज के लिए अपील कर रहे हैं उस अपील के लिए ही उन्होंने जो है प्रेस ही नहीं किया, बात ही नहीं करी, आर्ग्यू ही नहीं किया, तो फिर करा क्या वकील साहब ने कोर्ट में खड़े होकर के?
पैसे तो लिए हैं उन्होंने अपील डालने के लिए, अपील डाली है उन्होंने। तो ये जो सेंटेंस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर में, ये बड़ा ही विचारणीय लगता है। इस पे चिंतन मनन होने की जरूरत है। क्या हमारे लीगल सिस्टम में इस तरह की स्टेटमेंट्स होने चाहिए? Thereafter, in support of the said stay, application affidavit 11GA/4, 11/3, 11/4, 11GA/5 and 11GA/6 were filed and then the said application was pressed. अब ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ भैया, उस दिन तो नहीं करा था, 2/4/2014 जिस दिन अपील डाली गई उस दिन तो पिटिशनर के लॉयर ने नहीं प्रेस किया था, लेकिन हाँ बाद में ये सारी चीजें डाली गई और उन्होंने प्रेस किया, प्रेशर डाला कि भाई साहब इसको बंद ही रहने दीजिए, ऑनरेबल लॉर्ड इसको स्टे ही रहने दीजिए, नहीं तो मेरे पिटिशनर का नुकसान हो जाएगा, लॉकर खुल जाएगा और उसका सामान चोरी हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे, द लर्नेड First Additional District and Session Judge Roorkee observed in her order that OS number 97 of the 2010, there is a decree passed in favor of the respondent number 2 and 4 and the writ petitioner was not party in the said suit. अब ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे फिर कहा गया कि ऐसा है कि जो फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहिबा थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई अपील तो आ गई है और अपील को एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि भाई जिस सूट में डिक्री हुई है वह जो है उसमें जो पिटिशनर पार्टी नहीं था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और जो कि बात सही है, और उसमें इस रिट पिटिशन का भी कोई मेंशन नहीं था। तो माय डियर व्यूअर्स, आप खुद बताएं कि क्या ये संभव है? 27 तारीख को ऑर्डर होता है और पिटिशनर बेचारा 2 अपील लेकर, और उसका अपना केस खारिज हो जाता है और दूसरे केस में लॉकर को खोलने के लिए डिक्री ऑर्डर हो जाता है और वह दोनों के लिए अपील डालता है, अपने वकील साहब को फिर से अपील डालने की फीस देता है, भरता है, और 2 तारीख को, 27 तारीख के बाद कितने दिन, 28, 29, 30, 31 और 1 और 2 अप्रैल को अपील हो जाती है। तो ये बताइए उसके पास वक्त कब था पिटिशनर के पास कि वह जाकर के जो है बोलता, रिट पिटिशन भी हाई कोर्ट में वो फाइल कर देता। उसके पास कब वक्त था, कब समय था, जो कि बाद में उसने 2014 की ही है, जो कि बाद में उसने करी, ये करी, बाद में पहुंचा है ना हाई कोर्ट, कितने दिन बाद पहुंचा, इसमें क्या फर्क पड़ा? उसने अप्रोच तो किया है ना ऑनरेबल हाई कोर्ट को, इसीलिए तो किया है ना कि भाई अपील में मेरी स्टे ऑर्डर नहीं हुआ है, वो मेरी जो प्रार्थना पत्र है वो डिसमिस कर दिया गया है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सर प्लीज जस्टिस करें, न्याय करें। आइए आगे। It is also observed in the order that the respondent number 2 and 4 have opened the locker in number 79 in the year 2006. ये स्टेटमेंट कंप्लीटली मिसलीडिंग है, रॉन्ग है, क्योंकि यह लॉकर 2006 में नहीं खुला है। यह लॉकर 70s का है, प्रोफेसर PS पनेसर एंड मिसेस प्रेम पनेसर के नाम पर जॉइंटली। यह 2006 में उनकी मृत्यु के बाद जब बड़े पुत्र ने लीगल नोटिस भेजे कि आपने मेरे पिता की मृत्यु पर मुझे नहीं बुलाया गया है, इसलिए आपको कोई भी एग्रीमेंट करने का या कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का कोई अधिकार नहीं है, वह 2 नोटिस भेजे। उन 2 नोटिस रिसीव करने के बाद में मिसेस प्रेम पनेसर ने इल इंटेंशन, क्योंकि पहले ही थी, क्योंकि पिता के मृत्यु पर बुलाया नहीं था लीगल हेयर को, क्योंकि वह तो सौतेली माँ है, वो क्यों बुलाती, इसलिए उसने नहीं बुलाया था। इसलिए उसने अविनाश भारद्वाज नाम की महिला का नाम बीच में डाल करके 2006 में एक नया एग्रीमेंट किया, जो कि इनवैलिड एग्रीमेंट है इन द आई ऑफ लॉ। दोस्तों, मैं भी वकालत पढ़ रही हूं, मैंने भी पढ़ा है वैलिड और इनवैलिड एग्रीमेंट्स के बारे में। वो इसलिए एग्रीमेंट इनवैलिड है, वो गलत है,
क्रिमिनल है क्योंकि प्रोफेसर पीएस पनेसर की लीगल हेयर या उनके लॉकर में कोई थर्ड पार्टी उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हकदार नहीं हो सकती। डॉक्टर अविनाश भारद्वाज को कोई भी अधिकार नहीं था कि वह प्रोफेसर पीएस पनेसर के लॉकर में अधिकारी बनते। तो यह ऑनरेबल कोर्ट का स्टेटमेंट ये पूरी तरह से मिसलीडिंग है, रॉन्ग है कि उन्होंने इसको लॉकर को खोला नहीं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 4 हैव ओपन्ड द लॉकर नंबर 79 इन द ईयर 2006। गलत है। 2006 10 जनवरी 2006 को प्रोफेसर पीएस पनेसर की मृत्यु होती है। 1 फरवरी को बड़ा पुत्र लीगल नोटिस डालता है और फिर 3 मार्च को उसका रिमाइंडर भी डालता है और उसमें क्लियरली लिखता है कि आपको अधिकार नहीं है, आपने मुझे नहीं बुलाया है इल इंटेंशनली, आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगी, कोई सेल परचेज नहीं करेंगी और किसी भी मूवेबल और इमूवेबल एसेट को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगी। क्लियर वह लीगल नोटिस है और वह लीगल नोटिस हर जगह केस पर ऑन फाइल है। 10 जनवरी को मृत्यु होती है, फिर रिपीट करती हूँ 10 जनवरी को रिपीट होती है, मृत्यु होती है उनकी 10 जनवरी 2006 को और 1 फरवरी 2006 और फिर 3 मार्च 2006 को बड़े पुत्र द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाता है, जो कि उनके ही कहने पर किया गया क्योंकि पीएस पनेसर ने 1999 में इस बात को शक जताया था कि मेरी मृत्यु के बाद में अगर तुम्हें न बुलाया जाए तो तुम 1 महीने के अंदर लीगल नोटिस भेज करके अपनी प्रॉपर्टी को बचाना। ये उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी और अपने पिता के शब्दों को रखते हुए, सम्मान करते हुए प्लेंटिफ ने डाला, लीगल नोटिस डाला। उसके बाद में यह उस वहां पर उनका नाम हटा करके अविनाश भारद्वाज का नाम डाल देती हैं। तो वह एक इनवैलिड है इन द आई ऑफ लॉ एज वेल एज इन द जो एग्रीमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत। और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के ऊपर लिखा भी गया है, छपा हुआ है, प्रिंटेड है कि लीगल हेयर्स का राइट होता है अपने डिजीज्ड पेरेंट्स के लॉकर पर। आइए आगे चलते हैं। इट इज फर्दर ऑब्जर्व्ड, तो ये ऑब्जर्वेशन फुल्ली रॉन्ग है, मैं इसे रॉन्ग कहूंगी, मिसलीडिंग नहीं कहूंगी, ये फुल्ली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है तो ये ऑब्जर्वेशन गलत है क्योंकि वो लॉकर खुला नहीं था, उसका नया एग्रीमेंट किया गया। अब आइए आगे। It is further observed in the order that since the decree has been passed in favor of the respondent number 2 and 4, the stay application number 5GA of the petitioner cannot be allowed and dismiss the same. दोस्तों कितने दुर्भाग्य की बात है कि पिटिशनर जो है कानून का सहारा ले रहा है और उसको वहां पे मदद नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है क्योंकि डिक्री हो गई है। अरे भाई, एक क्रिमिनल के खिलाफ डिक्री हो गई, क्यों? तो क्या जो हमारी अदालत है वो इस क्राइम में भागीदार नहीं है? अगर वो जज साहिबा जिन्होंने ये डिक्री किया, अगर उनको बैंकिंग एक्ट का पता नहीं था, बैंकिंग सर्विसेज एक्ट की नॉलेज नहीं थी, उनको लीगल हेयर राइट्स भी पता नहीं थे, उनको स्त्री धन कानून भी पता नहीं था, तो उन्होंने यह डिक्री कैसे किया? तो क्या यह डिक्री गलत नहीं है? और वह भी एक इनवैलिड एग्रीमेंट पर। उन्होंने इस बात को जानना ही नहीं चाहा जो फाइल में, ऑन फाइल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें लिखा गया है कि साहब इसमें एनओसी नहीं ली गई है लीगल हेयर से, ये थर्ड पार्टी को इसमें इंजेक्ट कर दिया गया है, ये इनवैलिड एग्रीमेंट है, ये शून्य है, ये वॉइड, नल एंड वॉइड है। तो क्या यह रिकॉर्ड्स, यह शब्दावली उन ऑनरेबल जज साहिबा को समझ नहीं आई, वह पढ़ नहीं पाई या उनकी संज्ञान में नहीं आए? क्यों? और उन्होंने डिक्री कर दिया। क्यों? इनवैलिड एग्रीमेंट को उन्होंने डिक्री कर दिया। तो क्या ये एक क्रिमिनल लोगों का सपोर्ट देने वाली बात नहीं होगी? पिटिशनर के साथ न्याय द्वारा, न्यायपालिका द्वारा धोखा नहीं हुआ? आइए आगे चलते हैं। और इसीलिए स्टे ऑर्डर की जो पिटीशन थी उसको भी डिसमिस कर दिया गया है। ये आगे बताइए, ये भी हुआ, मतलब एक गलती, उस गलती के ऊपर दूसरी गलती, दूसरी गलती के ऊपर तीसरी गलती। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारा कानून अंधा ही है कि उसको नजर ही नहीं आ रहा, फाइल पर जो नोट्स हैं
जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो कोई जज साहब पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनके संज्ञान में आ ही नहीं रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है मुझे नहीं मालूम। आइए आगे चलते हैं। It is submitted by the learned counsel for the petitioner that while admitting the appeal, the learned lower appellate court should have allowed the stay application number 5GA of the petitioner. अब ये बताया जा रहा है कि भैया जो लर्नेड वकील है उसने लिखा है कि भाई स्टे अलाउ कर दीजिए, नहीं तो अपील में भी कहा है कि स्टे अलाउ कर दीजिए, नहीं तो मेरे जो वकील है उसका नुकसान हो जाएगा। इसको एडमिट कर रही है कोर्ट कि हाँ ऐसा लिखा गया। आइए, appellate court should have allowed the stay application number 5GA of the petitioner. अब ये ऑर्डर तो नहीं है, should have, इसको एक सेंटेंस को सिर्फ इसमें डाल दिया गया है कि अपीलेट कोर्ट को जो है 5GA को मान करके स्टे लगा देना चाहिए था। तो आप ऑर्डर कर दीजिए। आपके पास किस लिए आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट साहब, आपके पास किस लिए पिटिशनर आया? इसीलिए तो आया है कि आप ऑर्डर कर दें। जो आप कह रहे हैं कि अपीलेट कोर्ट को करना था, अरे अपील पहले तो गलती करी सीनियर डिवीजन कोर्ट ने, उसके बाद में फिर अपीलेट कोर्ट से भी गलती हो गई, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट तो उस गलती को सुधार देता, तो स्टे लगा रहने देता। अब आइए आगे चलते हैं। He submitted that the rejecting the stay application number 5GA of the petitioner, the purpose of filing the appeal would be frustrated in as much as the respondent number 2 and 4 will operate the locker number 97. ये भी लिख दिया कि भाई लर्नेड वकील ने कहा है कि भैया इसे स्टे कर दे, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल कोर्ट इसे स्टे कर दे, नहीं तो ना जो रेस्पोंडेंट हैं 2 और 4 वो लॉकर को खोल लेंगे और मेरे पिटिशनर का नुकसान हो जाएगा। वह स्टेटमेंट भी इसमें ऑर्डर में डल गया, वह भी मान लिया गया कि हाँ ऐसा उसने बोला है, लेकिन उसके बोलने का फायदा क्या है? आइए अब आगे चलते हैं। He also submitted that the petitioner being the legal heir of the deceased father, who initially was having the locker along right to operate the said locker as per the guidelines of the respondent bank. अब यहां मान लिया गया कि हाँ यह आदमी पिटिशनर जो है लीगल हेयर है और अपने पिता के लॉकर के जिसमें कि ऑपरेट करने का इसलिए हकदार है। यहाँ पे लीगल हेयर के राइट्स को माना गया। आगे, he further submitted that the jewelry of the petitioner is lying in the said locker and in the case of respondent number 2 and 4 are permitted to operate the said locker, then in that event the said jewelry may be taken away by the respondent number 2 and 4. यह बात जो लर्नेड वकील ने कही पिटिशनर के लिए कि सर अगर ये स्टे नहीं लगता है, मेरे मुवक्किल की ज्वेलरी, उसका स्त्री धन जो है उसमें रखा हुआ है उस लॉकर में, तो ये जो रेस्पोंडेंट हैं 2 और 4 ये लॉकर खोल करके टेक अवे कर लेंगे, उसको ले जाएंगे, तो मेरे मुवक्किल को क्या रिलीफ मिलेगा? तो इसलिए जो है आप प्लीज इसको जो है स्टे दे दें। आगे वकील साहब ने 2 केस स्टडीज डाली हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो डाले हैं अपनी बात कहने के सपोर्ट में। ये रिट पिटीशन के सपोर्ट में उन्होंने 2 केसेस डाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहां पे उनको जस्टिस हुआ। बाय रिलाइंग अपॉन द जजमेंट रिपोर्टेड इन द 1982 3 SCC 484 मूलचंद यादव एंड अनदर वर्सेस रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड रामपुर एंड अदर्स। एक ये केस है इसी प्रकार का जिसको कि कोर्ट के सामने संज्ञान में लाई लर्नेड जज वकील साहब पिटिशनर के साथ इस केस को देख लीजिए, इस केस में ये है रूलिंग है। दूसरा, द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट द सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड द फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रुड़की शुड हैव स्टेड द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड एडिशनल सिविल जज रुड़की। तो उनका ये कहना कि जो फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है उसको जो है स्टे ऑर्डर कर देना चाहिए था, एडिशनल जज साहब को जो है कर देना चाहिए था स्टे, अदरवाइज इस जो सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बिहाफ पर भी उन्होंने कोर्ट किया कि उनको
स्टे ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए हम आपके पास आए। दूसरा केस वो कोट करते हैं, ही ऑल्सो रिलाइड अपॉन द जजमेंट रिपोर्टेड इन 2001 1 SCC 202 Jagdish Shani versus Harbans Singh and others, and submitted that since the writ petitioner was not party in the OS number 97 of the 2010, the learned first additional district and session judge Roorkee should have granted stay order in favor of the petitioner. अब ये दूसरे ऑर्डर के भी उन्होंने रेफरेंस देते हुए कह दिया कि सर ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि मेरा जो प्लेंटिफ है, जो पिटिशनर है, वह मेरा मुवक्किल जो है वह 97 में जिसमें डिक्री हुई है उसमें वह पार्टी नहीं बनाया गया है। हालांकि उस केस में भी वो हाई कोर्ट में रिट में गया हुआ है, जिसमें कि लोअर कोर्ट में ऑर्डर, रुड़की में ऑर्डर हुआ था कि हाँ इसे लीगल हेयर को है इसलिए इसको इसमें पार्टी बनाया जाए, लेकिन उसको अपोनेंट्स ने जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज किया, उसको रिवर्ट बैक कर लिया, उसको कहा कि नहीं इसको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके खिलाफ भी पिटिशनर जो है हाई कोर्ट गया हुआ है कि भाई मुझे इसमें केस में पार्टी बनाया जाए, वह रिट है, फिर भी जो है वह केस डिक्री हो जाता है। आइए अब आगे। I have considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and have pursued the papers available on the record. ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि हमने जो भी पेपर्स थे हमने उनको स्टडी किया, हमने देखा जो रिकॉर्ड पर है। The additional civil judge Roorkee decreed the OS number 97 of 2010 in favor of the respondent number 2 and 4 and directed the respondent bank not to make any hindrance in opening the locker number 97. वो कह रहे हैं कि भाई जो लोअर कोर्ट ने इसलिए कर दिया है क्योंकि वह उन दोनों के नाम पर था, इसलिए कर दिया गया। तो क्या यह ऑनरेबल कोर्ट की जिम्मेदारी में या उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई कि वह एक इनवैलिड एग्रीमेंट पर डिक्री हुई है, वह गलत है? यह बात ऑनरेबल कोर्ट के संज्ञान में क्यों नहीं आई? उन्होंने सिर्फ कह दिया कि भाई वो उनके नाम पे था लॉकर, इसलिए जो है डिक्री कर दिया गया है। उनके नाम पे नहीं था, वो गुड फेथ में धोखे से करवाया गया, उसमें लीगल हेयर्स का नाम मेंशन नहीं किया गया, लीगल हेयर्स के कोई एनओसी नहीं लिया गया, लीगल हेयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, और उसमें बैंक भी पूरी तरह से उस साजिश में शामिल है, क्योंकि बैंक ने भी लीगल हेयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इस तरह से आपके पिता का ये लॉकर है, वो चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो आप आइए, या तो आप अपना एनओसी दीजिए, जो आपकी माताजी कर रही हैं आप उसके लिए एनओसी दीजिए, और अगर आप अपना नाम चाहते हैं तो आप बताइए। ये बैंक की जिम्मेदारी थी। तो बैंक ने क्यों नहीं दिया? बैंक ने उस समय लीगल ओपिनियन अपने लॉयर से क्यों नहीं लिया? उस एग्रीमेंट को, ओरिजिनल एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट एक थर्ड पार्टी के नाम पर बैंक ने कैसे किया? फ्रॉडुलेंटली उन्होंने एक जो है गलत एग्रीमेंट बनाया, इनवैलिड एग्रीमेंट को उन्होंने जो है बनाया दोनों पार्टीज के बीच में। कैसे, क्यों? उसके लिए बैंक भी जिम्मेदार है। आइए अब आगे चलते हैं। द एडिशनल सिविल जज ने जो है इसलिए वह केस डिक्री किया क्योंकि, और बैंक को बोला कि उनको लॉकर खोलने में कोई हिंड्रेंस ना करी जाए, लॉकर खोलने दिया जाए। ये है। तो मित्रों यहाँ पे क्या है? सिर्फ लॉकर ऑपरेट करने के लिए बोला गया है, सरेंडर करने के लिए नहीं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 है, क्योंकि उनकी तो इंटेंशन शुरू से ही थी, तो उन्होंने तो उस लॉकर को फटाफट खोला, सारा सामान निकाला और निकाल करके जो है उसको सरेंडर कर दिया। ऑर्डर क्या था कोर्ट का? उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना करी, और दोनों पार्टीज ने करी, बैंक ने भी करी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 ने भी करी। बैंक ने उस लॉकर को सरेंडर कैसे करवा लिया, जो कि डिजीज के फादर पर था, जिस पर की अपील पेंडिंग है? तो उन्होंने उस डिक्री ऑर्डर को कैसे मान्यता दी? और उसी ऑर्डर के खिलाफ यहां पर इसमें भी बैंक के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट में गया हुआ है। तो उन्होंने वह लॉकर खोलने ऑपरेट कैसे किया, उसकी सील कैसे अलाउ करी? इतनी जल्दी क्या थी? वेट करते, अपील का ऑर्डर आने तक वेट करता बैंक, ऐसी क्या जल्दी थी? इससे क्लियर है कि मिली भगत है, दोनों पार्टीज की मिली भगत है। आगे, द सूट वॉज डिसमिस्ड, द पिटिशनर फाइल्ड अनदर सूट, दैट सूट वॉज डिसमिस्ड
against which appeal was filed before the first additional district judge. In my view, the learned first additional district and session judge Rudki in her order rightly observed that since OS number 97 of the 2010 was decreed by the trial court, she cannot pass any order for staying the order passed by the additional civil judge senior division Rudki in that suit. अब ये rightly observe कैसे है मित्रों? एक गलती को क्या आगे उसी गलती को उसको एनहांस करते रहेंगे? तो अपील किस लिए आई है? तो अपील एक्सेप्ट किस लिए हुई है? क्या करना है उसमें? अपील ही यह थी कि वहां पर स्टे लगाया जाए अगर वह लॉकर खुल जाता है, क्योंकि वह गलत है, क्योंकि वह इनवैलिड एग्रीमेंट है। जो एग्रीमेंट ही गलत है तो उस पर डिक्री जो हुई है तो वो गलत है। जब वो गलत है तो फिर उनको स्टे करने में क्या प्रॉब्लम थी? तो फर्स्ट एडिशनल जज को, जज साहिबा को, उनके ऑब्जर्वेशन में ये बात क्यों नहीं आई? क्या उनको भी बैंकिंग सर्विसेज लॉ नहीं पता थे? क्या उन्हें भी स्त्री धन लॉ नहीं पता था? क्या उन्होंने वह पूरी फाइल नहीं देखी? क्या उसमें कि ये एक गलती अगर लोअर कोर्ट की हो गई है कि उन्होंने इनवैलिड एग्रीमेंट पर, वह एग्रीमेंट गलत है, यह उनकी ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं आया? अब आइए आगे चल। उनका यह मानना है ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि भाई क्योंकि उन दोनों के नाम पे था इसलिए जो है स्टे नहीं लगाया और ये फर्स्ट एडिशनल जज ने ठीक किया है, ऐसा हाई कोर्ट मानता है। चलिए आइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना। अब आगे, in fact the stay application number 5GA moved by the petitioner in appeal bearing before the first additional district and session judge Rudki was totally misconceived. The suit which was decreed by the trial court was not challenged before the first additional district and session judge Rudki. तो दोस्तों यहाँ उनका ये कहना है कि ये जो अपील डाली गई वह अपील पूरी तरह से मिसकंसीव है, इसमें चैलेंज होना चाहिए था। द सूट विच वॉज डिक्रीड बाय द ट्रायल कोर्ट वॉज नॉट चैलेंज्ड। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि वो चैलेंज नहीं हुआ, जो डिक्री हुआ उसको चैलेंज किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें गलती किससे हुई? पिटिशनर के वकील साहब ने जो है कहा, मिस्टर सुरेश पवार जो है दिनेश पवार जी जो कि लर्नेड लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपील में जाएंगे। तो पिटिशनर ने कहा ठीक है, पिटिशनर को क्या पता, उन्होंने वो चैलेंज नहीं किया। तो इसलिए हाई कोर्ट का कहना है कि वो चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए जो है ये अपील को हम नहीं मानेंगे, अपील जो है मिसकंसीव्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे विचारणीय है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बहुत मैं चाहूंगी कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं लॉ में, तो क्या इस बिहाफ पे कि उसको चैलेंज नहीं किया गया, अपील किया गया, तो क्या अपील को चैलेंज से नीचे माना जाता है, नीचे का दर्जा है? अपील की वैल्यू एक केस को चैलेंज करने से कम आंकी जाती है लीगली। ये लीगल जो हमारे लीगल रिसर्चर्स हैं वह बता पाएंगे। मैं चाहूंगी कि कोई भी जो हमारी फर्म है, लीगल फर्म है, या जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन तक ये पहुंचे तो वह इस बात को क्लियर करें कि हमारी अदालतों को इस चीज को भी देखना होगा, हमारे लॉयर्स को इन चीजों को भी देखना होगा। फिलहाल क्या ऑब्जर्वेशन होता है कोर्ट्स में और ऑब्जर्वेशन क्या लिया गया? फर्स्ट एडिशनल जज ने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, पहले ट्रायल कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, आपने देख लिया कि वह ऑब्जर्वेशन उनका गलत था, क्योंकि इनवैलिड एग्रीमेंट पर डिक्री होनी ही नहीं चाहिए थी। तो पहले ऑब्जर्वेशन गलत थी उनकी। दूसरे बात में एडिशनल जज साहिबा की नज़र में भी ये बात नहीं आई कि ये एक इनवैलिड जो है एग्रीमेंट है, ये डिक्री नहीं होनी चाहिए इस पे, वह उनके नोटिस में भी नहीं आई। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उसी ढर्रे पे चलता हुआ, उसी एडिशनल जज साहिबा के ऑर्डर को कंसीडर करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो चैलेंज नहीं ऑर्डर हुआ था और अपील जो है, अपील का कोई सेंस नहीं है, मिसकंसीव्ड है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन व्यू ऑफ द अबव द रिट पिटीशन फेल्स एंड इज डिसमिस्ड, स्टे एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट्स। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऑर्डर हुआ कि भाई स्टे ऑर्डर जो है, कि अपील जो है, आपकी जो रिट है स्टे ऑर्डर के लिए, वह डिसमिस की जाती है। आपके प्रार्थना पत्र की उस लॉकर पर सील लगी रहे, उस पर स्टे
हम नहीं देंगे और लौटा देंगे। तो अब इसके बाद में दोस्तों, अब पिटिशनर के पास क्या ऑर्डर था या क्या उसके पास इस ऑर्डर को लेकर के अब उसे क्या करना चाहिए था। अब उसके वकील साहब को, पिटिशनर के वकील साहब को अब आगे क्या बताना चाहिए था? बताना ये चाहिए था, क्योंकि ये सिंगल बेंच है, इस पर सिर्फ एक जज साहब के सिग्नेचर हैं, तो उनको जज वकील साहब को बताना चाहिए था कि अब हम डबल बेंच पे या फुल बेंच पर हम फिर से अप्लाई करते हैं, रिट डालते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पिटिशनर को बोला कि भाई अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो विचारणीय दोस्तों अब ये भी है कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट इनकम्पिटेंट है या उनके पास 2 जजेस की बेंच या 3 जजेस की बेंच नहीं है उत्तराखंड हाई कोर्ट में। यह भी एक विचारणीय है। दूसरी बात ये कि जो बेचारा पिटिशनर लोअर कोर्ट में केस करके आया है, उसने अपना इंडिपेंडेंट केस करा है, दूसरा केस लड़ा है, उसके बाद में 2 अपील्स को उसने फाइल किया है, उसके बाद वो हाई कोर्ट तक रिट में पहुंचा है, उसने हजारों रुपए जो है फी पर खर्च कर दिए हैं। अब क्या उसकी हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की 1 लाख रुपया फीस दे जस्ट फॉर द रिट? यह सोचने की बात है दोस्तों, और वह भी एक गरीब साइंटिस्ट। हमारे देश में दोस्तों साइंटिस्ट सबसे गरीब होता है। तो दोस्तों यह थॉट, इसी थॉट पर मैं यहाँ पे ये आपको छोड़ती हूँ। आप अपने कमेंट्स दें, वैल्यूएबल कमेंट्स दें, और इसको एनालाइज करते हैं, और जो भी अगर चाहते हैं तो मैं उनको भेजूंगी। इसकी कॉपी, फोटो कॉपी में भेज सकती हूँ। जो भी लोग इस केस को स्टडी करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मदद करने की कोशिश करें कि कैसे मदद की जा सकती है, और हमें जो एज पब्लिक एट लार्ज, हमें अपनी अदालतों की, जो कि न्याय की पालिका है, वह जो है वहाँ अन्याय हो जाता है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? क्या वहाँ की कार्यप्रणाली में कुछ चेंजेस होने बनते हैं? ये तो वही बात हुई दोस्तों कि बनाई गई जलेबी, बड़ी अच्छी जलेबी बनी, और उसको बना करके जो है कढ़ी में डाल दिया गया और कहा गया कि भाई लो अब कढ़ी खाओ और जलेबी के भी मजे लो। तो क्या दोस्तों ऐसा संभव है? क्या एक लॉ अबाइडिंग पिटिशनर जो अपनी पत्नी के स्त्री धन के लिए लड़ रहा है, क्या उसको इस ऑर्डर से कुछ रिलीफ मिला? अब वो अपनी पत्नी का स्त्री धन वापस कैसे लाके देगा, जो कि अपनी पत्नी की नजरों में वह धूमिल हुआ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट धूमिल हुई कि वह अपनी पत्नी का स्त्री धन नहीं दिलवा पाया, न्यायपालिका के माध्यम से भी और सोशली भी। इस पे विचार करिएगा दोस्तों और कमेंट्स दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।